2016 तक आपको मोदी जी बहुत इंस्पायरिंग लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। पीएम मोदी एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तो डिजिटाइजेशन हुआ है, ये रेवोल्यूशनरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या यूपीए गवर्नमेंट में बेटर था या एनडीए गवर्नमेंट में बेटर? डिमोनेटाइजेशन में पीएम मोदी को एक बैक स्टेप लेना पड़ गया था। ये बताओ यार, तुमसे किसने कहा था कि 500 के नोट का साइज छोटा कर दो? जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। पीएम मोदी गलत नंबर्स लाल किले पे खड़े होके बोल रहे हैं। करप्शन मोदी जी के आने के बाद रिड्यूस हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या टिप्स आप आज के युवाओं को देना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे गेस्ट हैं अनिल स्वरूप सर, जो कि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। हमारे पीएम मोदी जी के साथ डायरेक्टली सर ने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारी चीजों में सर के साथ डिसएग्रीमेंट भी था। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बिजनेस डायनेमिक्स को भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी सर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर, प्लेजर। थैंक यू। सबसे पहले सर शुरू करते हैं। लोगों को जानना है कि पीएम मोदी एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हैं। तो हमारा जो ऑडियंस है सर, मोस्टली वो लोग हैं जो बिजनेसेस करके बैठे हैं या बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव की सर हम अगर बात करें तो मोदी जी का विजन क्या इंडिया को बिजनेस में आगे ले जाने वाला है? देखिए, मेरा जो अनुभव रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी से, करीब 4 साल मैंने सचिव के रूप में काम किया, सेक्रेटरी के रूप में जी। तो पहले 2 साल मैं कोल सेक्रेटरी था। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, व्यक्तिगत रूप से, प्रोफेशनली। ओके। मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता था कि इतना विजनरी, इतना क्लियर हेडेड, इतना इफेक्टिव कोई व्यक्ति हो सकता है। और प्रधानमंत्री के रूप में मैंने उन्हें देखा और बहुत इफेक्टिव मैंने पाया। बड़ा वो फीडबैक लेते थे, लोगों को एनकरेज करते थे अपनी बात कहने की। तो पहले 2 वर्ष जो मैंने उनके साथ बिताए, वो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल हो रहा है जो भी देश में हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसको मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि वो परिवर्तन मैंने देखा कि जो हमारे ओपन डायलॉग थे प्रधानमंत्री के साथ, जो एनकरेज करते थे, उसमें मैंने निश्चित परिवर्तन देखा। और मैंने देखा कि अधिकारी जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात पूर्व में कहते थे, वो शायद उन्होंने उतना कहना बंद कर दिया। मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों ऐसा किया। मैंने अपनी पुस्तक एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियन में इसको उद्धृत भी किया है। मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मुझे दुख अवश्य होता था कि वो 2 वर्ष जब इतने अच्छे बीते और ऐसा कार्य चल रहा था, तो उसके बाद परिवर्तन क्यों हुआ। लेकिन निश्चित हुआ। ये मैं खुद अनुभव मैंने किया, अधिकारियों को मैंने देखा कि जिस ओपननेस से हम लोग डिस्कशन कर लेते थे प्रधानमंत्री जी के साथ, वो ओपननेस थोड़ी कम हो गई थी और निरंतर कम होती गई। तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे मैंने बार बार कहा कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन निश्चित हुआ। और ये था, आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कई बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं शुरू की थी। उसमें से एक व्यवस्था ये थी कि वो सब सचिवों को, हम लोग 100 सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो सब लोगों को हर 3 महीने पे चाय पे बुलाते थे अपने घर पे। और बड़ी अच्छी अनौपचारिक चर्चा होती थी। बड़ी बढ़िया चाय होती थी और अच्छी औपचारिक अनौपचारिक चर्चा होती थी। उसका ड्रिल ये होता था कि सब लोग चारों तरफ कुर्सियों पे बैठ जाते थे। प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव, कुछ एक आध मंत्री वहां रहते थे। कैबिनेट सेक्रेटरी अपना इंट्रोड्यूस करते थे, उसके बाद सब सचिव एक एक करके बोलते थे और अंत में प्रधानमंत्री खड़े होकर खुद जवाब देते थे उन सब चीजों का। ओपन डिस्कशन। ये अच्छा चला 2 साल। और मुझे याद है कि मार्च अप्रैल 2017 में जो बैठक हुई वो बिल्कुल भिन्न थी। कि जब कैबिनेट सेक्रेटरी खड़े हुए, उन्होंने बोला, पूछा, 2 मिनट तक कोई सचिव बोला ही नहीं। वो बड़ा अनयूजुअल था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को खुद खड़े होकर कहना पड़ा कि आप लोग बोल क्यों नहीं रहे। खैर, उसके बाद बोले लोग। लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि शायद हर मत की अभिव्यक्ति की जो हम लोगों को छूट पहले थी, वो शायद उतनी छूट नहीं थी। मैं फिर ये कह रहा हूं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरा कंजेक्चर ये है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ फंक्शनिंग में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना इफेक्टिव कोई आदमी हो सकता है। मुझे याद है कि मोदी जी को अगर कोई बात समझ में आ जाती तो वो एंड तक ले आते थे उसे, पुश करते थे, कराते थे। मेरा पहला जब उनसे मेरी बैठक हुई उनसे, तो बड़ी स्मरणीय बैठक थी। क्योंकि
पहली बैठक में मैं उनसे असहमत हो गया और मैंने अपनी असहमति व्यक्त कर दी। ओके। और ये उनका बड़प्पन था कि उनको उस असहमति को उन्होंने स्वीकार किया और मेरी बात से सहमत हुए। ओके। प्राइम मिनिस्टर के सामने पहली बार सचिव आ रहा है, वो उनसे असहमति व्यक्त कर रहा है। वो नाराज भी हो सकते थे। हाँ। उन्होंने सहमति व्यक्त की और उसका मुझे बहुत लाभ हुआ उसके बाद, क्योंकि एक माहौल बनता है कि प्रधानमंत्री इस व्यक्ति की बात से सहमत हैं तो फिर और लोग भी सहमत होने लगते हैं। हाँ। तो मुझे वो 2 साल बड़े अच्छे गुजरे मेरे। ओके। डीमोनेटाइजेशन आपको लग रहा है कि उसके बाद, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में पीएम मोदी को एक बैक स्टेप लेना पड़ गया था? नहीं, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन में तो कोई बैक स्टेप नहीं लिया। ओके। देखिए, डिमोनेटाइजेशन जब पहली बार अनाउंस हुआ, मुझे याद है नवंबर का महीना था। हाँ। मैं उस समय कोयला सचिव ही था। ओके। जब ये अनाउंस हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ। ओके। इसलिए खुश हुआ कि मुझे लगा कि जितनी ब्लैक मनी है हाँ। वो वापस आ जाएगा। ओके। ये मेरा पहला रिएक्शन था। लेकिन जिस हिसाब से उसका क्रियान्वयन हुआ, हाँ, इंप्लीमेंटेशन, वो बड़ा ट्रैजिक था। राइट। क्योंकि जिन चीजों को सोचा जा सकता था, हाँ, देखिए ये तो सीक्रेट था तो बताना तो संभव नहीं था सबको, लेकिन कई चीजें हो सकती थी। हाँ। मुझे स्मरण है कि मैं उस समय जो वित्त सचिव थे, वो अब आरबीआई गवर्नर हैं। ओके। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने प्रश्न ये किया, ये बताओ यार, तुमसे किसने कहा था कि 500 के नोट का साइज छोटा कर दो? देखिए, प्रधानमंत्री को नहीं सोचना ये बातें तो हमें सोचना है। बहुत हम लोग को अनुभव रहा है ग्राउंड पे। हाँ। कि किसी भी चीज को करने का उसका क्या इंप्लीकेशन है। एज ब्यूरोक्रेट्स हम लोग का अनुभव ये बताता है। हाँ। कि हम हर चीज का विचार करके और जो भी डिसीजन मेकर है, इस केस में प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हम गाइड करें। मुझे नहीं लगता उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक हुआ। सरकार में कई नीतियां ऐसी होती हैं, नीतियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो जाता है। ये एक ऐसी नीति थी जिसमें इंप्लीमेंटेशन में बहुत इनकन्वीनियंस हुई लोगों को। हाँ। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि सब पैसा वापस आ गया आरबीआई में, तो ब्लैक मनी भी नहीं कलेक्ट हुआ, तो उसका पर्पस डिफीट हो गया जहां की उद्देश्य उसका सही था। राइट। मुझे ऐसा आभास है, मेरा आभास है, मुझे पता नहीं मैं सही हूं गलत हूं, कि शायद प्राइम मिनिस्टर को जितना ब्रीफ किया जाना चाहिए था इसके इंप्लीकेशंस का, वो ब्रीफ नहीं किया गया। सिर्फ बढ़िया बातें बताई गई, उनको बताया जाना चाहिए था। हाँ। कि इसका ये इंप्लीकेशन है। वो दूसरा उदाहरण ले लीजिए, आप ब्लैक मनी को हटा रहे हैं और आप 1000 नोट की जगह 2000 का नोट ला रहे हैं और उसका साइज भी छोटा रख रहे हैं 1000 नोट से। कहां से ब्लैक मनी का पर्पस होगा? अब तो कम जगह चाहिए होगी उसको रखने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बड़े इंप्लीकेशंस हैं। मेरे विचार से जो उनके आसपास ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको बताना चाहिए था प्रधानमंत्री को। मुझे पता नहीं उन्होंने बताया नहीं बताया। मेरा कंजेक्चर है कि अगर प्रधानमंत्री जी को बताया गया होता तो इस सब की भी तैयारी हो जाती और शायद जितनी इनकन्वीनियंस हुई थी पब्लिक को, उतनी इनकन्वीनियंस नहीं होती। ऑलराइट सर, आपने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बोला है कि आपने वित्त सचिव जी से बात की और आपने पूछा कि 500 का जो नोट है उसका साइज छोटा क्यों कर दिया गया है। आपको आंसर मिला? उन्होंने कहा कि अरे भाई कागज, तो मैंने मजाक मुझसे कहा यार ये परचून की दुकान थोड़ी ना है कि कागज को बचत आप कर रहे हैं। ओके। आप इनकन्वीनियंस देखिए लोगों को। उनका आंसर ये था कि कॉस्ट सेविंग होगा। कॉस्ट सेविंग होगा। ओके। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा आंसर आ भी कैसे सकता है। ओके। क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। लुक एट द अमाउंट ऑफ इनकन्वीनियंस। आप देखिए हर एटीएम को रिकैलिब्रेट किया गया। हाँ। कितना इनकन्वीनियंस हुआ, पैसा भी लगा। अगर आप साइज वही रखते, हाँ, तो क्या नुकसान हो जाता, इनकन्वीनियंस कम हो जाती। हाँ। अच्छा देखिए, प्योरली फॉर द आर्ग्यूमेंट से कि अगर आप वाकई हटाना चाह रहे थे तो 2000 नोट का लाने का तो कोई औचित्य नहीं था। ये बताया जाए, कई लोग इसका आंसर ये देते हैं साहब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती। लिक्विडिटी की तो आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लिक्विडिटी की तो आपने एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। राइट। तो आपको लग रहा है सर कि जो यूपीआई के जो चेंजेस डिमोनेटाइजेशन के बाद हुए हैं, जो लोगों के हाथ में पेटीएम, फोन पे ये आ गया है, शायद इसको पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए था, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन। देखिए ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके। अगर किसी का क्रेडिट दिया जाना है सरकार को तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तो डिजिटाइजेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग हुआ, ये रेवोल्यूशनरी है। ओके। किसी देश में ऐसा नहीं हुआ और किसी देश में ऐसा हो भी नहीं सकता। ओके। अब ये पहले होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था, ये तो रिट्रोस्पेक्ट विजडम सबको होता है, मेरा ये कहना ठीक नहीं होगा। ओके। लेकिन कुछ चीजें हो सकती थी। हाँ। जो मैंने पहले बताया कि 500 का नोट का साइज क्यों छोटा किया, कोई मतलब ही नहीं था उसको छोटा करने का।
ग्रेट, वंडरफुल सर। ये चीज़ें ऐसी है जो शायद पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। हम सोचते रहते थे कि नोट क्यों छोटा किया, और अब मुझे पता लग रहा है कि वित्त सचिव को भी इसका आंसर नहीं पता था तो शायद थॉट थ्रू नहीं हुई थी चीज़ें। और मुझे अभी आपके बात से याद आ रहा है कि जैसे हम इलेक्शन में ये शाई लगाई जाती है, ये शायद डिसीजन लेने के 10-12 दिन बाद इंप्लीमेंट किया गया था। लोग 4,000 का लिमिट था कि आप बैंक में जाके 4,000 रुपए एक्सचेंज करा के ला सकते हैं, तो मजदूर खड़े होने लग गए थे बहुत सारे, एक एक आदमी 10-10 बार चेंज करवा के ला रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शाई लगा देंगे तो दोबारा चेंज नहीं होगा। ऐसा है, आप ये पैच वर्क करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हाँ, हमने एक फंडामेंटल समस्या क्रिएट कर दी, फिर बैंडेड लगा के उस समस्या को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और समस्या आती थी। ओके, तो उसके बाद तो सिर्फ पैच वर्क रिपेयर होता रहा, लेकिन पब्लिक को तो बहुत इनकन्वीनियंस हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऑलराइट सर, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आई एम नॉट श्योर आप आंसर करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या यूपीए गवर्नमेंट में बेटर था या एनडीए गवर्नमेंट में बेटर? देखिए, कंपैरिजंस और ओडीएस, ओके, मैं इसका जवाब दूंगा आपका, लेकिन कंपैरिजंस और ओडीएस, इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि ईज क्या नहीं थी, पहले थी या कम थी, और मैं बिजनेस में था नहीं, तो ये मेरा एक गेसवर्क होगा कि पहले कम था, अच्छा था। मेरे ख्याल से इसको इस हिसाब से नहीं पहचानना चाहिए। अगर ये प्रश्न करना है तो इंडस्ट्री से पूछना चाहिए, क्योंकि उनको पता है शू पहले ज्यादा पिंच करता था, अब करता था। मैं तो अधिकारी हूं। अच्छा, हलवाई अपनी जलेबी को हमेशा अच्छा बताता है, तो मैं तो कहूंगा ही अभी इंप्रूव हो गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे शुरू में जब मैं कोल सेक्रेटरी था, उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काफी बातचीत चल रही थी जी। वर्ल्ड बैंक ने एक इवैल्यूएशन किया जी। बैठकों में मैं कहता था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई या नहीं हुई, इसका निर्धारण वर्ल्ड बैंक नहीं कर सकता, उसे करना नहीं चाहिए। उसका निर्धारण करना चाहिए जो भुक्तभोगी है। अगर आपको पूछना है कि बिजनेस आसान हो गई नहीं होगी, तो जो भुगत रहे हैं फील्ड में, उनसे आप ऐसा बैलेट से लीजिए, मतलब उसे विजिबली मत लीजिए, क्योंकि कोई क्रिटिसाइज करेगा गवर्नमेंट तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ। आप पूछिए उससे इजी हुई नहीं, तो वो सही जवाब देगा। सर, कोई क्रिटिसाइज करेगा गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये तो फिर ठीक, ये ठीक है, डेमोक्रेसी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वी शुड टेक द फीडबैक फ्रॉम द पर्सन्स हु आर सफरिंग और नॉट सफरिंग। ओके, बिजनेसेस सही बताएंगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई या नहीं। वर्ल्ड बैंक का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, तभी तो वर्ल्ड बैंक की जो सीढ़ी बनाई गई थी, लैडर, जिसपे हम लोग को चढ़ता हुआ दिखाया गया था, वो लैडर ही हटा ली वर्ल्ड बैंक ने। मतलब वो खत्म कर दिया उन्होंने, व्यवस्था खत्म कर दी, क्योंकि व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी। वो व्यवस्था सिर्फ बंबई और दिल्ली के लिए वो मेजर कर रहे थे, और बंबई और दिल्ली में अब इंडस्ट्री कहां लग रही है? बंबई इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, इंडस्ट्री तो बाहर लग रही है। आप वहां जाके इंडस्ट्री से पूछिए, वो बताएगा उसको क्या तकलीफ है। आप बंबई इंडस्ट्री में सर्वे कर रहे हैं। और दूसरा, ये वर्ल्ड बैंक कैसे बता देगा कि हम इजी हो गई बिजनेस? मैंने पहले कहा ना कि हलवाई तो अपनी जलेबी को अच्छा बताएगा। जो खा रहा जलेबी उससे पूछिए, मीठी है, कड़वी है, क्या है, कैसे ठीक है। पहला, जब आप ये पहला स्टेप लेंगे तो दूसरा स्टेप फिर लेंगे, फिर आप उसी से पूछेंगे कि भाई तुम्हारी व्यवस्था आसान करने के लिए क्या किया जाए। भाई, सरकार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं 38 साल रहा जी, कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उससे पूछते नहीं है। हम जो ठीक समझते हैं कर देते हैं। अगर आपको कोई चीज सही करनी है तो उस व्यक्ति से जरूर पूछिए कि उसकी क्या तकलीफ है। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं कि सरकार में आइडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर के पास आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को फ्रक्टिफाई और सस्टेन करने के लिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। पहला चीज, इट हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल। दूसरा, इट हैज टू बी सोशली डिजायरेबल। तीसरा, इट हैज टू बी टेक्नोलॉजिकली फीजिबल। चौथा, फाइनेंशियली वायबल। पांचवा, जुडिशियली टेनेबल। छठा, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल। सातवां, इमोशनली रिलेटेबल। और आठवां, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। इसमें जो आपने प्रश्न किया वो इमोशनल रिलेटेबिलिटी से कंसर्न है, यानी कि जिसके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं, अगर हमने उससे ही नहीं पूछा उसको क्या तकलीफ है, तो हम व्यवस्था कैसे बनाएंगे? तो मेरा मानना यह है कि अगर इस बिजनेस को इजी करना है तो हमें उन व्यक्तियों के साथ बैठना पड़ेगा जिनको वो तकलीफ है। अगर हमने उनसे नहीं सुना उनकी क्या तकलीफ, तो हम किसकी बिजनेस ईज कर रहे हैं? भाई वही बताएगा। और मेरा तो नजरिया यह रहता था, जो आपके पास समस्या लेकर आ रहा है, पहले उसी से पूछो समस्या का समाधान क्या है, और फिर बैठ के उसके साथ बनाओ, निश्चित रूप से समाधान होगा समस्या का। लेकिन आपने समझ लिया कि सब विजडम मेरे पास है, मैं ऐसे करूंगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप देखिए, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं,
मेक इन इंडिया का शेयर कितना दहाड़ा, हाँ, कितना चला, ये कोई नहीं देखता, हम इवैल्यूएट तक नहीं करते। आज की तारीख में कोई भी ऑथेंटिक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन नहीं है कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ। जो डेटा उपलब्ध है वो बड़ा भयावह है। दो प्रमुख उद्देश्य थे मेक इन इंडिया के। पहला उद्देश्य था कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 14% से बढ़कर 25% हो जाए, ये था। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का था। दोनों पैरामीटर्स में टोटली फेल है, क्योंकि 25% होने के बजाय वो 14 से कभी 13 हो गया, कभी 14 हो गया, आज की तारीख में भी उतना ही है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपोनेंट जीडीपी में बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। अब अगर हम इस चीज को मानेंगे नहीं कि वो फेल हो गया तो सुधारेंगे कैसे? हम अगर ये गाना गाते रहेंगे कि मेक इन इंडिया तो बहुत बढ़िया हो गया, तो वो तो 13% रहेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो नहीं बढ़ा तो पहली बात तो हम माने, दूसरा अगर नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, और फिर हम वो कार्यक्रम चलाएं जिससे वो बढ़े। अब हम शुरू में ही खुश रहेंगे कि साहब तो बड़ा बल्ले बल्ले है, तो आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गॉट योर आंसर सर। सर आपने जो ये पॉइंट्स बताए हैं इसमें मुझे लग रहा है कि अगर लीडरशिप रोल में जो हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, सॉलिड है, तो आई थिंक दे कैन मेक अ डिफरेंस। आई डिसएग्री विद यू। यू डिसएग्री? ओके, I disagree with you because what is important is not educational background. Okay. See, Mr. Modi, whatever his educational background may be, he's a tremendous leader. Okay. To be a leader, you don't have to necessarily be educated at being a PhD or a business graduate. No. Okay. Leadership attributes are totally different. All right. And one of the biggest attributes that he has, which I admired in him, was his communication skills. All right. His commitment. Okay. His understanding of details. He's an extremely patient listener, contrary to the general view that he speaks very well. So you don't have to necessarily be so well educated to be a leader. Okay. Because a leader doesn't have to do everything himself. He should have the capability to get things done. And for that, he should be able to create that confidence, that trust in the people around him, around his team, to get things done. Okay. So it's not your education that matters as much. Okay. If you are educated, it's good enough. Okay. Education is not a disqualification, but certainly not a necessary condition for a leader to be a leader. Okay. बहुत सारे लोगों को सर एक बड़ा वर्ग है जिसको ये लगता है कि केजरीवाल बिकॉज ही इज़ एन IITian, वो पहले सर्विसेज में भी रहे हैं, तो उस तरह का लीडर हो। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस आपसे पोज कर रहा हूँ। तो क्या अगर केजरीवाल जैसा कोई इंसान देश को लीड करे, एंड अगेन आई एम न्यूट्रल, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये थ्रो कर रहा हूँ, will it be better? See, all my comments so far that I have given to you are based on personal experience. Okay. Of individuals with whom I have interacted with. I have never interacted with Arvind Kejriwal. Okay. So, to give his example, to explain his conduct would be wrong of me. I mean, I can make a general comment which I usually don't make. Okay. Whatever comments I'm making of Mr. Modi or anybody else are those personal comments and in the context of my interaction with them. जो आपने experience Now, coming to generally speaking, not taking the example of Arvind Kejriwal, let us assume that a person is an IIT graduate and he becomes a leader. Okay. No harm, but no gain either. Okay. I mean, I am not against IIT graduates becoming leaders in the country. Very good. Okay. But I am also against non-IT. I am not against non-IT becoming leaders of the nation. To me, the attributes of leadership are different from usually understood attributes of leadership. Leadership is all about getting things done, for which you need not be an expert in that particular area. You have to have a domain knowledge. But if you have that basic grey matter in your mind, then you will be able to do it. Of course, that grey matter, you can't have stupids people becoming leaders. They can't. But if you have sufficient grey matter to understand the nuances of issues, for which you don't have to be an IIT graduate, maybe as an IIT graduate, you will have slightly more available instruments for you to evaluate things. But I don't think that's a necessary condition for anybody to become a leader. Okay. 2016 तक आपको मोदी जी बहुत इंस्पायरिंग लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। आपका थॉट प्रोसेस एकदम से 2016 के बाद उनके बारे में चेंज हो गया है? एकदम से नहीं चेंज हुआ। ओके। मेरा थॉट प्रोसेस एकदम से नहीं चेंज हुआ। मैंने ग्रेजुअली जो ऑब्जर्व किया वहां पर कि लोगों ने बोलना कम कर दिया, तो आई यूज्ड टू क्वेश्चन एट दैट पॉइंट। मेरा व्यू नहीं चेंज हुआ। ओके। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप उनसे तभी भी बहुत बढ़िया थी। ओके। इनफैक्ट बिफोर my retirement, this I am talking 2018, after all that had happened, I had another interaction with him, the last interaction where I again had a different opinion, and again he agreed with me. But I used to see कि लोगों ने, ऑफिसर्स ने बोलना कम कर दिया, बोलना बंद कर दिया। आप देखिए, मैं उस लास्ट इंस्टेंस को आपको बताता हूँ।
कि मेरे पास फोन आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का, वो कहते हैं अनिल तुम आके जरा प्राइम मिनिस्टर को हेल्थ इंश्योरेंस पे ब्रीफ कर दोगे। तो मैंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस से मुझसे क्या मतलब? तो बोले नहीं तुमने एक स्कीम चलाई थी बड़ी अच्छी थी, हम लोग पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री को इंश्योरेंस के बारे में बताने में, और वो नाराज हो जाते हैं हर बार, कहते हैं आप इंश्योरेंस कंपनी क्यों हिमायत कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्वर्सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सो मैंने कहा साहब मेरा लोकस स्टैंड क्या है, मैं तो सेक्रेटरी एजुकेशन हूँ, स्कूल एजुकेशन। बोले नहीं ऐसा करो कि आज शाम को एक डिस्कशन है जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन करेंगे, तुम भी आ जाना, अगर प्राइम मिनिस्टर तुमसे पूछते हैं तो तुम बता देना। अब देखिए क्या हो रहा है, मुझे शाम को मैं जाता हूं वहां पर, हेल्थ सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर फिर थोड़ा से कहते हैं कि आप क्यों इंश्योरेंस कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं। ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ इंश्योरेंस। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स मी कि अनिल जी आप रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, आपकी क्या राय है? मेरी राय वही थी जो सेक्रेटरी ने पहले प्रेजेंटेशन किया था, लेकिन मैंने प्रस्तुतिकरण थोड़ा भिन्न किया। ठीक है, 15 मिनट तक एक टक मुझे सुनते रहे प्राइम मिनिस्टर। देखिए उनकी रेपुटेशन ये बोलते अच्छा, वो सुनते भी बहुत अच्छा है। एक टक सुनते रहे, और जब मैंने बोल लिया पूरा तो मुझसे सहमत हो गए, बिल्कुल एट वेरियंस विद व्हाट वाज अर्लियर। और उस दिन आयुष्मान भारत, जिसको नाम बाद में दिया गया, उस दिन पैदा हुई आयुष्मान भारत बाय सेक्रेटरी एजुकेशन टेलिंग हिम व्हाट हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी। सो मेरी उनसे रिलेशनशिप कंटिन्यू टू बी दैट। इनफैक्ट जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक जॉइंट सेक्रेटरी था पीएमओ को, मुझसे बोला सर आपको तो पता था नाराज हुआ था इंश्योरेंस के बारे में, आप फिर भी वही बोल दिए। मैंने उनसे कहा कि यार देखो मुझे ना इनसे अभी कुछ चाहिए ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैंने ठीक समझा बता दिया, समझ जाते तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ जाते तो बहुत बढ़िया। बट आई एज फार एज आई वाज कंसर्न्ड, आई वाज स्टिल हैविंग दैट रिलेशनशिप विद हिम। बट आई यूज्ड टू गेज दिस कि वो नाराज होने लगे थे ऑफिसर्स पर, जो पहले नहीं था। पहले वो नाराज नहीं होते थे किसी पर, मैंने देखा वो नाराज हो जाते थे। वो मैंने परिवर्तन देखा कि जो एश्योर्ड नरेंद्र मोदी को मैं पहले 2 साल में देख रहा था, मुझे लगा थोड़ी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो एग्रेशन आने लगा उसमें, जो मैंने पहले 2 वर्ष में नहीं देखा था। तो मैंने ये महसूस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे कारण, मैं बार बार कहता हूं मुझे कारण नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से मैंने परिवर्तन देखा। आपने एक स्टेटमेंट बोली है सर कि मुझे आज भी मोदी जी से कुछ नहीं चाहिए और रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या आईएएस ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलता है गवर्नमेंट से फेवर्स? बहुत सारे मिल जाते हैं। और कई को परिवर्तित होते हुए देखा मैंने आखिरी वर्षों में। क्यों? क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ चाहिए होता था। मैंने कई को देखा, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने देखा कि वो अपना ओपिनियन ही चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, जो कि उनको बोलना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मिलता है। मैं देखिए इसके विरुद्ध नहीं हूं, आईएएस अफसर का अनुभव होता है, उनका यूज होना चाहिए। लेकिन जब उनको ये महसूस होने लगा कि कुछ मिल सकता है, इसकी वजह से वो अपना मत भिन्नता कर दें, दूसरी तरीके से बिहेव करने लगे, वो गलत है। तभी मेरा ये मानना है, मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के लिए चयन की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, एज ए फेवर नहीं होना चाहिए। जैसे आप यूपीएससी से कहते हैं कि वो 3 का पैनल भेजे और उसमें से प्रधानमंत्री या कोई सिलेक्ट करे। अभी तो क्या है, रिवॉर्ड की तरह बांटा जाता है कि अच्छा आदमी, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। वो उचित नहीं है व्यवस्था के दृष्टिकोण से। अनुभव का उपयोग होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार से इस समय हो रही है। उससे गलत मैसेज जाता है कि अगर तुम हमारी सब बात मानोगे, सब काम करोगे, तो रिटायरमेंट के बाद तुम्हें मिल जाएगा। अभी हो रहा है सर, 2014 से भी पहले हो रहा था, उसका मुझे पता नहीं। मैंने तो जब मैं रहा, देखिए मैं आपसे बार-बार इस चीज को कहता हूं, हो सकता है 2014 से पहले भी हो रहा हो, लेकिन मैंने तो 2014 के बाद देखा ना सचिवों का व्यक्तित्व, उनका प्रस्तुतिकरण, उनके बोलते थे, नहीं बोलते थे, क्या करते थे, और उसके बाद उनको क्या रिवॉर्ड मिलते थे, मैंने देखा। तभी मुझे थोड़ा अजीब से लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। नहीं है। सर, सोनू नाम का एक लड़का है, उसके 76 मार्क्स आते हैं किसी भी एग्जाम में। मोनू नाम का एक लड़का है, उसके 28 मार्क्स आते हैं, और वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है, 76 मार्क्स वाला नहीं कर पाता है। मैं बात कर रहा हूँ रिजर्वेशन की। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इज इट फेयर कि कोई किसी जात में पैदा हुआ है तो रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए? क्या ये दूसरे बच्चे के मानसिक देखिए, अब हम जा रहे हैं एकेडमिक डिस्कशन में जी। अभी तक मैं अपने अनुभव बता रहा था जी। हम जा सकते हैं एकेडमिक डिस्कशन में, बट मेरे सामान्य रूप से जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसी की मैं चर्चा करता हूं। लेकिन चूंकि आपने प्रश्न उठाया जी, ये एक लार्जर इश्यू रिजर्वेशन का है। रिजर्वेशन का मेरे हिसाब से औचित्य जो बनता है वो इस हिसाब से बनता है कि वर्षानुवर्ष, सेंचुरीज से एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी जो मिलनी चाहिए थी। ठीक है।
आज की तारीख में उनका जो हैंडीकैप है, अगर उसको दूर करने के लिए हम कुछ सहयोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ये उचित है। ये उचित है। इसका दूसरा एक एस्पेक्ट भी है। मान लीजिए आर्गुमेंट से कि उचित नहीं आप कहते हैं, मान लीजिए मैं उचित समझता हूं, मैं रिजर्वेशन को उचित समझता हूं, मान लीजिए आप आर्गुमेंट से नहीं करते, क्या आप वो कर पाएंगे? क्या हम रिजर्वेशन को हटा पाएंगे? हटा पाएंगे? ये एकेडमिक, इट्स नॉट पॉसिबल। सी आपने अगर वो 8 चीजें देखी हैं, उसमें मैंने लिखा है पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल से स्टार्ट होता है। Will it ever be politically acceptable for any party to announce on a platform that reservation should be done away and come to power? So why discuss that? देखिए मेरा अक्सर ये मानना है जीवन में प्रयास उस चीज के लिए करो जो संभव है। ओके। अगर उस चीज का प्रयास करने लगे जो असंभव है तो जो संभव है वो भी नहीं कर पाओगे। ओके। टाइम तो 24 ही घंटा है ना। मेरा हमेशा एज ए प्रैक्टिशनर आई हैव बिलीव दैट इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन देन दैट कैन विल ग्रो। Okay. If you waste your time on what you can't, that you can't even do what you can. So focus on what you can. So ये this becomes an academic discussion कि रिजर्वेशन हटा दिया जाए। मैंने अपनी पुस्तक में एक चैप्टर लिखा है एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट में, जिसमें रिजर्वेशन मैंने डिस्कस किया है। मैंने कहा ये बेकार है डिस्कस करना कि रिजर्वेशन होना चाहिए ना होना चाहिए। व्यक्तिगत मेरा मत चाहे कुछ भी हो, डिस्कशन इस बात पे होना चाहिए कि रिजर्वेशन की जो नीति इस समय अप्लाई की जा रही है, क्या वो सही तरीके से अप्लाई की जा रही है, क्या उससे जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रही है। दिस इज द डिस्कशन दैट शुड हैपन, जिसपे होना चाहिए, हो रहा है और आगे भी शायद समाधान मिले। उदाहरण के तौर पर मेरा यह मानना है कि आईएएस अफसर रिजर्व कैटेगरी का बन गया, उसका लड़का भी आईएएस अफसर हो गया, उसका ग्रैंडसन भी आईएएस, क्योंकि उसे वो प्रिविलेज मिल गई ना। और जिस व्यक्ति को प्रिविलेजेस वो नहीं मिली है अभी, क्या उसको हमें देना चाहिए या इसको मिलना चाहिए? शुड जेनरेशनल रिजर्वेशन बी गिवन और नॉट? दिस शुड बी डिबेटेड। ओके। अभी सर पॉलिटिशियंस के लिए पावर में आने का एक जो मेथड हो गया है वो है फ्री की बिजली बांटना, फ्री का पानी बांटना। ये मैं जनरल पब्लिक की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। वो बांटना सही है कि नहीं है वो शायद आप एक बेटर पर्सन होंगे करने के लिए। क्या हमारा देश जो गरीब देशों की गिनती में शायद आज भी आता है, बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि फ्री बिजली में दिया जाए या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना चाहिए उसके? ओके, 2-3 लेवल्स पे इसको आप समझिए। प्लीज। पहली चीज, आप किसको फ्री समझते हैं? ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब मिड डे मील बांटा गया था तमिलनाडु में पहली बार, तो लोग उसे फ्री समझते थे। ऑल रिसर्चर्स हैव रिवील्ड दैट नॉट ओनली इट हैज हेल्प्ड तमिलनाडु, इट हैज हेल्प्ड द एंटायर कंट्री टू गेट द चाइल्ड टू द स्कूल। ओके। उसकी पौष्टिक जो उसको आहार मिलने लगा है, उसकी हेल्थ पे इंपैक्ट हुआ है, उसकी एजुकेशन लेवल्स पे इंपैक्ट हुआ है। तो पहले जो फ्री समझा जाता था वो एक्चुअली यूजफुल था। तो हमें हर चीज जो फ्री दे रहे हैं उसकी उपयोगिता उपादेयता के बारे में परीक्षण करना चाहिए। आंख बंद करके फ्री नहीं देना चाहिए। पहली चीज जो हम जनरल कमेंट दे देते हैं, फ्री बंद कर दो, फ्री नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ओके। ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं उससे लाभ नहीं होता। हमें हर चीज जो फ्री दे जा रही है उसका विश्लेषण करना चाहिए कि इसका औचित्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इज इट प्योरली पॉलिटिकल और देयर इज अ सोशल कंटेंट टू इट? ओके। शुरू में हो सकता है पॉलिटिकल लगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए करती है, लेकिन हमें एग्जामिन करना है कि उसका सोशल इंप्लीकेशन क्या है, उसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है। ओके। नंबर 2, कई ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, वो डायरेक्ट हम उसको बेनिफिट कैसे दें? आप क्या कह देंगे, उनको फ्री घर देना बंद कर दें जो बेघर हैं, या जिनके पास वास्तविकता में खाना नहीं है उनको खाना देना बंद कर दें? ये सोसाइटी का दायित्व है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के माध्यम से उसको पूर्ति की जाती है। तो उसको फ्री कहना उचित नहीं होगा। फ्री है लेकिन वो आवश्यक है। अब आइए फ्री दूसरे लेवल पर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, मैं दूसरा एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये पूरा सब्सिडाइज एजुकेशन दे रही है। वहां आदमी मर्सिडीज कार में बैठकर आता है लेकिन 100 रुपए फी देता है। ये कहां का औचित्य है? तो हमें हर सब्सिडी, हर फ्री जो दी जा रही है सो कॉल्ड, उसका परीक्षण करना है और ये देखना है कि वो सोशली कितनी डिजायरेबल है। वो जो 8 चीजें मैंने कही थी उसमें सोशल डिजायरेबिलिटी पे जाना पड़ेगा और उसको डिबेट करके डिसाइड करना पड़ेगा कि दी जाए। आंख बंद करके दिया जाना उचित नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीजें फ्री हैं जो कि दिया जाना आवश्यक है। इसलिए स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि फ्री बंद कर देना चाहिए और फ्री पूरा दे देना चाहिए उचित नहीं है। हमें हर विशेष जो सब्सिडी दी जा रही है
या जो फ्री दिया जा रहा है उसका परीक्षण करके उसकी यूटिलिटी, एफिकेसी, पर्पस के आधार पर उसका परीक्षण करके तब निर्णय लेना चाहिए कि ये फ्री दी जाए या ना दी जाए। ओके, टैक्सेस की बात कर लेते हैं सर। एक जनरल जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कंट्री में वो ये है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर चीज़ पे टैक्सेस हो गए हैं। जीएसटी फॉर एग्जांपल, लोगों को लगता है कि जीएसटी ऐड हो गया, हालांकि पहले भी वैट था। तो आपको लग रहा है जीएसटी एक गलत स्टेप है उस? मेरे विचार से जीएसटी बहुत अच्छा स्टेप है। ओके, बिकॉज जो अब ये जीएसटी इज एक्चुअली वैल्यू एडेड टैक्स, तो जो मल्टीपल टैक्स होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, वो सब खत्म हो गया इससे। सेकंड, ये बड़े साइंटिफिकली डिटरमिन्ड है, यानी कि उसका जो कैलकुलेशन होता है बड़ा साइंटिफिकली होता है। तीसरा, इससे टैक्स की चोरी काफी हद तक बच सकती है। ओके, जो कि सो फंडामेंटली जीएसटी के मैं फेवर में हूं, एक बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट का है। ओके। और क्रेडिट जाना चाहिए लेट श्री अरुण जेटली का कि इन्होंने सब स्टेट्स को अपने साथ लेकर वो निर्णय करवाया, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन जैसा होता है सरकार में, इंप्लीमेंटेशन में कई चीजों में प्रॉब्लम आती है। ओके, और हमें उन एस्पेक्ट्स को बहुत इन डेप्थ देखना चाहिए कि किसी भी स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। और उसका तरीका वही है कि जिसको फुट पिंच हो रहा है उससे बैठकर हम डिटेल में चर्चा करें कि इसमें आपकी समस्याएं कैसे दूर हों। हम टैक्स चोरी बचाना चाहते हैं, हम टैक्स चोरी रोकना चाहते हैं, लेकिन हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। हो क्या रहा है कि बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बल्ले बल्ले हो गई है। तो क्या हम उसको और सुधार कर सकते हैं जिससे जिसको वो टैक्स भरना है वो आसानी से भर सकता है, उसे अनावश्यक रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं जाना पड़े। स्पेशली छोटे और जो मझोले व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए बहुत समस्या है। मेरा विचार यह है कि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर हमसे कह दें कि सब बड़ा बढ़िया है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, तब हम चर्चा भी नहीं करेंगे उसके साथ। तो हमें करके उसके समाधान का प्रयास करना चाहिए। ओके, लेकिन सर गवर्नमेंट कैसे एक्सेप्ट कर सकती है कि प्रॉब्लम्स हैं? अगर वो एक्सेप्ट करेंगे प्रॉब्लम्स है तो ऑपोजिशन उनको नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट करती है एक्सेप्ट। मैं तो गवर्नमेंट में रहा हूँ। ओके, मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट करती है, समाधान करती है। कुछ केसेस जैसे कोल में, मैं तो कोल सेक्रेटरी था, सब समस्याओं को एक्सेप्ट किया गया, उसका समाधान किया गया। ओके, मैं एजुकेशन में था, वहां हमने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट किया, समाधान करने का प्रयास किया, कुछ हुई कुछ नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं करती एक्सेप्ट। ओके, इसके लिए थोड़ा जिगरा बड़ा चाहिए। ओके, तो वो थोड़ा ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा लार्ज हार्टेडनेस होनी चाहिए। मान लो यार, हर आदमी से गलती होती है, मुझसे भी। मैं तो अक्सर मीटिंग में भी कहता था, ओके, मैं ये कहता था कि भाई इतनी अच्छी चीजें आप कर रहे हैं, आप उसका क्रेडिट लीजिए, लेकिन जो नहीं हो रही है उसका भी क्रेडिट मत लीजिए भाई, उसको तो देखिए कि हाँ नहीं हो रही है। मैं मेक इन इंडिया का जैसे एग्जांपल देता था, भाई देखिए स्वच्छ भारत इतना बढ़िया चला, डिजिटाइजेशन इतना बढ़िया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हुआ सरकार में, सबको क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन अगर मेक इन इंडिया नहीं हुआ तो हम फिर दहाड़ दहाड़ के कहें शेर दहाड़ रहा है, तो वो तो गलत है ना भाई। जो नहीं हुआ उसको मान लीजिए आप। इतनी अच्छी चीजें हो रही, मैं तो कहता हूँ इस सरकार में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई। Very good, take credit for that. Okay. But please, for heaven's sake, don't take credit for something that is not happening. मानने में क्या जा रहा है, मान लो। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं करते? मैं लगने की क्या बात है, मेरे विचार से करना चाहिए। अब वो नहीं कर रहे, वो जाने उसका कारण, मैं क्या बता सकता हूँ। आपने उनके साथ काम नहीं, किया मैंने है? इस हिसाब से नहीं देखा उनको कि वो अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। Okay. वो तो जो उनको व्यक्तिगत रूप से जानता है वो बता सकेगा। मेरे विचार से करना चाहिए। अब क्यों नहीं करते, उनका जरूर कोई ना कोई कारण होगा भाई, बड़े नेता हैं, उनको कोई कारण होगा। ठीक है। एक ऐसा भी एनवायरनमेंट है सर, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि पीएम मोदी, जैसे आप भी कह रहे थे कि पीएम मोदी डज नॉट लाइक क्रिटिसिज्म, और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपकी बुक है सर, खुलेआम आपने क्रिटिसाइज किया है पीएम मोदी जी को। आप पब्लिक डोमेन पे इंफॉर्मेशन है कि आपने ये बोली हुई हैं चीज़ें कि पीएम मोदी गलत नंबर्स लाल किले पे खड़े होके बोल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है सर, फिर कैसे आप? देखिए, मुझे भी नहीं पता, कई लोग मुझसे कहते हैं कि कैसे आप अभी तक बचे हुए हैं। पता नहीं कब तक बचा रहूंगा। लेकिन देखिए, मैंने बड़ा ऑब्जेक्टिवली उसको देखा। मैंने मोदी जैसा लीडर, अच्छा लीडर पहले कभी नहीं देखा। ओके, इतने बढ़िया लीडर को देखा।
और मैंने उनकी तारीफ भी की इस बारे में, लेकिन जो उन्होंने ठीक नहीं किया उसको मैंने बात वहां कही। अब उसको लोग क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, और जो भी बात मैंने कही फैक्चुअली कही। जब मैं कहता हूं लाल किले में खड़े होकर उन्होंने ये बातें कही, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, उसके लिए मैं उनको नहीं दोषारोपित करता हूं। क्योंकि देखिए, किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए सब बातें स्मरण रखना उचित नहीं है। ये अगर किसी की गलती है तो उनके आसपास जो लोग हैं। इनफैक्ट मैंने उनके प्रमुख सचिव को एसएमएस किया कि साहब ये तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है, दीज आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, एंड आई इन माय अंडरस्टैंडिंग ही डजंट इवन स्टैंड टू गेन पॉलिटिकली फॉर दिस, आई मे बी रॉन्ग, बट व्हाई शुड ही मेक सच स्टेटमेंट? समवन शुड पॉइंट आउट टू हिम कि साहब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, और वो निरंतर चल रहा है। तो मुझे अचंभा होता है, क्योंकि जिस मोदी को मैं जानता हूं वो मोदी का व्यक्तित्व ये गलत चीजें नहीं कहेगा। बिकॉज मैंने मोदी जी को बड़ा स्पष्ट बात दी, बड़ी अपनी बात स्पष्ट रूप से क्लैरिटी से कहते हैं। तो इतनी तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण बातें वो बार बार कह रहे हैं, ये मुझे उतरती नहीं गले से। तो मैंने लिखा उसको। अब उसको कुछ लोग क्रिटिसिज्म कहते हैं, मेरा कहना है मैं तथ्य सामने रख रहा हूं। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं होना चाहिए, ये तो जो वहां है उनको देखना चाहिए। अब अगर तथ्य भी रखने में अगर किसी को समस्या है, तब मैं क्या कर सकता हूं? उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ओके। मेरे विचार से तथ्यों को प्रधानमंत्री के सामने रखा जाना चाहिए। ये हर सिविल सर्वेंट का दायित्व है कि उनको बताए। उसके बाद भी अगर वो गलत बात बोलना चाहे तो बात अलग है, मेरे ख्याल से वो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई त्रुटिपूर्ण बात हो जाती है, जैसे आप ये अभी लीजिए, लास्ट इंडिपेंडेंस डे का स्पीच लीजिए, राइट। अब उन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में पूरा व्याख्यान किया 1857 में, जबकि उनका जन्म 1875 में हुआ था। तो अब ये बात प्रधानमंत्री के संज्ञान में किसी उनके आसपास के व्यक्ति को लानी चाहिए कि साहब ये त्रुटि हो गई। मैं सचिव था कल्याण सिंह जी का जब वो मुख्यमंत्री थे, तो ऐसी कोई त्रुटि हो जाती थी तो हम बताते थे उनको, और वो मानते थे अच्छा ठीक है, और उसके बाद वो उसे दोहराते नहीं थे। मेरा ख्याल मोदी जी भी नहीं दोहराएंगे उसे, लेकिन किसी को इतनी करेज होनी चाहिए। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ा गैप है। यही मतलब तो प्राइम मिनिस्टर कोई चीज को लाल किले पे खड़े होके इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे बोल रहे हैं, और वो उस इंसान के बारे में बोल रहे हैं जो उस डेट को पैदा भी नहीं हुआ था, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट। देखिए, मेरा ये मानना है जी, प्रधानमंत्री से सब फैक्ट्स को एसेस करने की अपेक्षा ठीक नहीं है। नहीं, वो नहीं करें सर, उनको जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वेरी सीनियर पीपल। मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूं कि जो व्यक्ति उनकी स्पीच राइटिंग कर रहा है, जो तथ्य बता रहा है, उसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं इसके लिए ब्लेम कर सकते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि साहब आपने ऐसा आदमी क्यों रखा है जो आपको नहीं बता रहा। मैं अक्सर इस चीज को कहता हूं कि आसपास के लोगों पर बहुत निर्भर करता है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या छवि बन रही है। तो ये बड़ा सोच समझ के होना चाहिए। देखिए, गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है, हर व्यक्ति से होती है गलती, लेकिन वो निरंतर वो गलत बातें आ रही हैं सामने, इसमें किसी ना किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारे कंट्रीज के साथ क्या इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो बेटर हुए हैं या ख़राब हुए हैं? बहुत सारे लोगों को सर इनिशियली जब मोदी जी आए थे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे बहुत सारे कंट्रीज़ में, लोगों को ऐसा है तो इंडिया में रहते ही नहीं है, घूमते रहते हैं। आपको लग रहा है वो अच्छा स्टेप था? क्या आज इंडिया कहीं और स्टैंड करता है? देखिए, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ओके। मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ओके। तो उस पर मैं इसलिए चर्चा नहीं करता कि वो किसी एक्सपर्ट, जिसने अभी तक आपने जितनी चर्चा की वो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, व्यक्तिगत अनुभव की हो किया। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा एक जैसे कॉमन मैन, सड़क पे चलता हुआ आदमी है, वही अनुभव है, वही जानकारी है, अखबार में पढ़ी हुई बात है, कुछ वीडियो में देखी हुई बात है। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर। ओके। हर साल 150 से 200 आईपीएस ऑफिसर्स जो बहुत मेहनत करके, जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए, एक सपना होता है आईएएस क्लियर करने का, रिजाइन करके कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स में जा रहे हैं, कुछ लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ लोग, क्या रीजन है सर? पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आज अपॉर्चुनिटी ज्यादा हैं, जा रहे हैं। मुझे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आदमी को जो खुद अच्छा लगना चाहिए वो करना चाहिए। अगर वो महसूस करता है आईएएस में उसको ज्यादा फुलफिलमेंट हो रहा है, अल्टीमेटली बॉटम लाइन इज सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने अपनी पहली पुस्तक में लिखा है, नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, कि मैं सर्विस में आया बिकॉज माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। 37 साल की आईएएस की सर्विस के उपरांत मैं लिखता हूँ कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ, मैं पुनः आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो ये व्यक्तिगत है।
मुझे इतना संतोष मिला इस सर्विस में कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ और अगर मैं क्वालिफाई कर पाया, अब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो मैं ऐसा अफसर फिर से बनना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विचार से शायद ही कोई ऐसी सेवा होगी जहां इतना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। मैंने अपने आप को इतना सेटिस्फाइड पाया उस सर्विस में, तो मैं चाहता हूं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का दूसरा मत हो सकता है, वो बाहर जाके ज्यादा सेवा करना चाहता है अपनी या दूसरों की, इट्स हिज राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं सर करप्शन की जी। और ये टॉपिक आई एम श्योर आपने खुद से एक्सपीरियंस भी अपने अराउंड की होंगी चीजें। बहुत सारे लोग कहते हैं, सर मैंने एक आईएएस ऑफिसर की स्टेटमेंट सुनी थी कि करप्शन इज द ग्रीस ऑफ इकोनॉमी, करप्शन होना जरूरी है ग्रोथ के लिए। पहला तो क्या ऐसा है? मेरे विचार से नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मत है। ओके, करप्शन इज सर्टनली नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। ओके, इनफैक्ट इफ इट इज एनी, it is a condition that stops from development. Okay. Corruption can never be a necessary condition for development. ओके। करप्शन मोदी जी के आने के बाद रिड्यूस हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वहीं पे है? कोई मेजर नहीं है इसका, मतलब ये तो फिर जनरल छक के, हाँ साहब पहले कम था ज्यादा था। Okay. जब तक किसी चीज की एम्पिरिकल एविडेंस ना हो, हाँ, तब तक उसके बारे में चर्चा करने की बात है। हर आदमी क्लेम करेगा कि अब कम हो गया, पहले था। ओके, उसके विजिबिलिटी कैसी है, पहले डिफरेंट फॉर्म था, अब डिफरेंट फॉर्म था, बड़ा मुश्किल है कहना कि करप्शन कितना है। मे बी अगली जो मैं पुस्तिका लिख रहा हूँ करप्शन एंड गवर्नेंस, उसमें मैं इसमें थोड़ा लाइट डालूंगा, बट इट मे नॉट बी राइट टू से कि करप्शन कम हुआ ज्यादा हुआ, क्योंकि ना पहले किसी ने मेजर किया था ना अब किसी ने मेजर किया है। क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं सर हम? करना चाहिए। फिर मतलब देश को आजाद हुए 75 साल अरे से हम मेक इन इंडिया को नहीं मेजर कर रहे हैं, आप करप्शन की बात कर रहे हो तो डिफिकल्ट है। मेक इन इंडिया तो आसान था ना। हाँ, क्यों नहीं हुआ इवैल्यूएशन? होना चाहिए। Okay. मेरे विचार से हर गवर्नमेंट स्कीम का, करप्शन तो बात की बात है, हर गवर्नमेंट स्कीम का थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होना चाहिए। उससे पता लगेगा कि उसमें कमियां क्या थी। हम वही करने को तैयार नहीं है, तो करप्शन कहां से इवैल्यूएट कर लेंगे? ओके, है ना। अब भाई देखिए, बड़ा मुश्किल है, करप्शन कैसे इवैल्यूएट करेंगे? कल तक आप उसको गाली दे रहे हैं, कल दूसरे दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लेंगे, कैसे आप करेंगे? आप सोचिए इस बात को। एम आई इंटरेस्टेड इन इवैल्यूएटिंग करप्शन? जब मेरा मापदंड ये है कि तुम मेरी तरफ हो तो ऑनेस्ट हो, दूसरी तरफ हो करप्ट हो, तो कैसे करप्शन इवैल्यूएट करेंगे? करप्शन आप तभी इवैल्यूएट करेंगे जब आप चिंतित हैं करप्शन के बारे में। जब आप चिंतित ही नहीं है करप्शन के बारे में, तो इवैल्यूएट क्यों करेंगे? पहले कम था ज्यादा था, क्या मतलब है इसका? वो मतलब ही नहीं है। ओके, करप्शन सर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया में एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें मेजरमेंट किए जाएंगे? नहीं, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं, बिकॉज करप्शन रोका जा सकता है। देखिए, मेजर तो नहीं है लेकिन रोका जा सकता है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से करप्शन काफी हद तक रोका जा सकता है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी बना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, तो मेरा काम यह था कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनके प्रत्येक प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा थी, उनको फास्ट ट्रैक कीजिए आप। ये 2013 की बात है, जब कई स्कैम्स सामने आ गए थे। सरकार इस बात पे फंस गई थी कि अधिकारी निर्णय नहीं ले रहे थे, तो मुझे उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जाए। 15 महीने में हम लोगों ने लगभग 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक किए और किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि टोटली ट्रांसपेरेंट व्यवस्था थी। कोल ऑक्शन में हम लोगों ने 1,73,000 करोड़ रुपए के कोल ब्लॉक ऑक्शन किए, किसी ने उंगली नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि हमने टोटली ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की। यानी कि करप्शन का पहला कारण ओपेसिटी है। जब आप पर्दा हटा देंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, करप्शन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इम्पॉसिबल तो नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा। छुपा के होता है करप्शन, जहां आप उसे रिवील कर दीजिएगा वहां करप्शन होगा। देखिए, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नजराना, शुक्राना, जबराना, 3 प्रकार के करप्शन मैंने डिफाइन किए। तो नजराना तो आप रोके ना रोके पता नहीं, शुक्राना म्यूचुअल कंसेंट से होता है, जबराना सबसे खतरनाक होता है। और जबराना का करप्शन जो है वो डिले के कारण बहुत होता है। आपने स्पीड मनी का नाम सुना होगा। आदमी जल्दी कराने के लिए पैसा देता है, काम कहीं फंस गया है, एक गलत काम कराने के लिए कराता है, एक सही काम को जल्दी कराने के लिए कराता है। गलत काम को कराने के लिए तो कोल्यूजन हो गया, क्योंकि वो चाह रहा है, वो दोनों चाह रहे हैं। लेकिन जल्दी कराने वाले में कोल्यूजन नहीं है, वो आदमी बैठा हुआ, आप जल्दी चाह रहे हैं। ये काम तो आप थ्रू टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। आप पूरी प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। जैसे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में इतना सारे क्लियरेंसेस कैसे करा दिए? हमने बड़ा सिंपल है, हमने कहा हम चाहे जितने इनएफिशिएंट हो, पब्लिक के सामने हम एफिशिएंट बनना चाहेंगे। उस व्यवस्था के माध्यम से ये मालूम पड़ जाता था कौन व्यक्ति किस फाइल पर, किस पेपर पर कितने मिनट कितने घंटे बैठा है, या पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए।
तो हर आदमी कहेगा मेरे पास फाइल क्यों रुकी हुई है, फाइल बढ़ाएगा आगे। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफी हद तक करप्शन कम हो सकता है। आप उदाहरण लीजिए, रेलवे रिजर्वेशन, आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे, पहले रेलवे रिजर्वेशन में कितना पैसा चलता था। आज की तारीख में आप इंटरनेट पे जाके रिजर्वेशन करा लेते हैं, करा लेते हैं। इनकम टैक्स ले लीजिए, पहले थानेदारी चलती थी कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ कई एसएससीज होते थे उनका साथ, अब पता ही नहीं कौन इनकम टैक्स आपका एसेस करेगा। तो अपने आप करप्शन लेवल्स कम हो गए। हम नहीं कह रहे एलिमिनेट है, मेरा कहना यह है कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जितनी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उतना ही करप्शन कम होगा। आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लीजिए। अब लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे विचार से फंडामेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सही था। अच्छा, लेकिन लेकिन उसमें क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई इसलिए गड़बड़ हो गया। अब आप ये नहीं बताएंगे कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को पैसा दिया, तो गड़बड़ तो होगा। अगर आप ये शुरू से बता देते ये आदमी इसको पैसा दे रहा है और अगले दिन उसके यहाँ ईडी रेड हुई या नहीं हुई, आप तुरंत तभी लिंक कर लेते, बाद में खोलने की जरूरत नहीं थी, तो वो होता ही नहीं उस समय। मैं स्पष्ट मत है मेरा कि ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, जो कि आज की तारीख में हो सकता है, 10 साल पहले नहीं हो सकता था, करप्शन काफी हद तक कम हो सकता है। ओके, ईडी आपने पॉइंट आउट किया, सीबीआई आपने पॉइंट आउट नहीं किया शायद, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ। लोगों को लगता है कि सीबीआई तो एक तोता है जिसको गवर्नमेंट ने पिंजरे में बंद कर रखा है। जो पॉलिटिशियंस बीजेपी की बात नहीं सुनते हैं उसके पीछे ईडी को छोड़ देते हैं। आपका क्या मत है इसमें? देखिए, ये भी जनरल परसेप्शन है। ओके, मैंने किसी से व्यक्तिगत बात तो नहीं की। जनरल परसेप्शन ये है ओके, कि अगर आप इफ यू डोंट फॉलो सूट देन देयर कुड बी ट्रबल फ्रॉम यू फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। ओके, व्हिच परसेप्शन इज रॉन्ग। हो रहा है नहीं हो रहा तो वो कोई एग्जामिन करके ही बताएगा। दैट परसेप्शन इटसेल्फ इज रॉन्ग बिकॉज दिस लीड्स टू इंस्टीट्यूशनल मिसयूज एंड इंस्टीट्यूशनल डिके। ओके, ये दोनों उचित नहीं है किसी भी व्यवस्था के लिए। तो अगर ये परसेप्शन है, गलत है सही हो तो मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर ये परसेप्शन है तो इस परसेप्शन को ठीक किया जाना आवश्यक है। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं सर। एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और आई एम श्योर आप उसमें भी मुझे यही बोलेंगे कि मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन मैं आपका व्यक्तिगत मत ही जानना चाह रहा हूँ। बिजनेसमैन जो हैं उनको ऐसा लगता है कि मोदी हमारा पैसा लेके अदानी और अंबानी की जेब में डाल रहे हैं। आपका इस पे क्या मत है? आप देखिए, अगेन ये परसेप्शनल इशू है जी। मेरा पैसा मोदी जी ने लिया नहीं, Okay. मुझे पता नहीं वो कहाँ दे रहे हैं, Okay. बट ये परसेप्शन है पब्लिक में Okay. कि ये पैसा उधर जा रहा है। ओके, तो अगर ये परसेप्शन है इसको ठीक किया जाना आवश्यक है। ओके, जा रहा है नहीं जा रहा मुझे पता नहीं। ये बात है कि चर्चा में ये बात बनी रहती है कि क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन लोगों को दिया जा रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता दिया जा रहा है, मेरे पास एविडेंस नहीं है कि दिया जा रहा है नहीं जा रहा, बट परसेप्शन है। तो अगर ये परसेप्शन है तो व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस परसेप्शन को भी ठीक किया जाना उचित है। स्वयं श्री मोदी के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए इस परसेप्शन को करेक्ट किया जाना आवश्यक है। सर लेकिन एक चीज़ मेरे को आप छोटी सी बताइए, मतलब मैं ये क्वेश्चन आपको एज अ कॉमन मैन पूछ रहा हूँ। मोदी जी अदानी को क्यों सपोर्ट करेंगे? उनको सपोर्ट करने के लिए तो फिर उनका जिन बिजनेसमैन को ये इफेक्ट कर रहे हैं उनके वोट्स नहीं मिलेंगे, इनको तो वोट ही चाहिए। देखिए, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, एज अ कॉमन मैन अब मैं कह रहा हूँ जी कि उनसे क्या मिल जाएगा उनको, उनसे दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। मेरे भी नहीं समझ में आती जी। और तभी अगर ये परसेप्शन है पब्लिक में तो इसको करेक्ट किया जाना आवश्यक है। ओके, अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे विचार से, क्या what can Adani give to Modi ji which he doesn't already have? Nothing. So if that be the case, why should he give anything to Adani? So if that is the case, then if there is a perception to the contrary, a specific effort should be made to correct that perception. Okay. What steps do you think? I don't know what steps. I mean, I can't put myself in his shoes or Adani's shoes and debate, but if this is the perception that this needs to be corrected. सर इसमें मैं एक पर्सनल अपनी राय शेयर करूंगा, दो यू आर द गेस्ट एंड वी वुड लाइक टू हियर यू, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सर हमारी सोसाइटी में ना जो लोग रिच हैं, जो नंबर 1 पे पहुँच गए, जिसके पास बहुत पैसे हैं, जनरली लोग ना उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि तुम्हें अमीर बनना है ना तो कुछ ना कुछ तुम गड़बड़ कर रहे हो, और गवर्नमेंट ओपोजिशंस जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करना भाई देखिए, टाटा के लिए तो कोई नहीं कहता, ओके, इन्फोसिस के लिए तो कोई नहीं कहता, ओके, तो ये जो आप जनरलाइज कर रहे हैं गलत है। ओके, हर के लिए नहीं कहता, कुछ लोगों के लिए कहता है। इसलिए हमें इस पे विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हो सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं है या नहीं, नहीं अगर परसेप्शन है ओके
भाई टाटा के लिए तो कोई परसेप्शन नहीं करता, ये सरकार ने किया था, या कभी नारायण मूर्ति के लिए किसी ने कह दिया हो कि उन्होंने कोई गलत काम कहा। तो ये कहना गलत है कि सब लोग जो नंबर 1 पे हो जाते हैं उनके लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, वो भी थोड़ा सा जनरलाइज ही है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बिजनेसेस करे बैठे हैं, और उनका एक प्रॉब्लम एरिया ये है कि ऑनलाइन जो बिजनेसेस इतने ज़्यादा आ गए हैं। लेट्स से मेरे इस ऑफिस के पीछे कोई शॉप है, वो कोई बल्ब्स बेच रहा है। चेन्नई में एक बड़ी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बल्ब्स बेच रही है। ये 3 पीस बेच रहा है दिन के, वो 3000 पीस बेच रहा है। ये तो उसको कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे तो धीरे धीरे करके छोटे जो बिजनेसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो, और ये लोग तो फंडिंग ले लेते हैं, लॉस में बेच देते हैं। तो ऐसे तो सर छोटे बिजनेसेस फिर खत्म हो जाएंगे। उसका आपको क्या लग रहा है कि? देखिए, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेचुरल होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। ओके, ये ट्रांजिशन है। ओके, हमें प्रयास यह करना चाहिए कि जो थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं इससे, अगेन उनसे चर्चा करके कि उनके व्यवसाय को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, चेंज किया जाए, सस्टेन किया जाए। इसका एक जनरल जवाब नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर वो बड़ी कंपनी है और वो प्राइस अंडर प्राइस करके बेच रही है तो वो इलीगल है। दे कांट अंडर प्राइस इट। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, देयर कुड बी मेनी मोर एग्जांपल्स वेयर यू कुड सस्टेन अ स्मॉल स्केल्स। आप तो बहुत एक्सट्रीम केस ले रहे हैं जी। मेरा कहना यह है कि आजकल हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए चिंतित हैं जी। या कुछ नहीं चिंतित भी हैं जी। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होता है? स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर। क्या हम स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की कहीं चर्चा करते हैं? आपने मुझसे 1 घंटे चर्चा की, बड़े बड़े लोगों की बात कर ली, स्मॉल स्केल्स की कोई बात नहीं करता। असली समस्या वहां है। मेरा कहना है सरकार को भी उस पर तवज्जो देनी चाहिए। बड़े इंडस्ट्रीज के साथ साथ आपको उनके साथ बैठकर समझना चाहिए कि इनके बिजनेस को कैसे सस्टेन करें। अब उसका भी एक लंबी चर्चा हो सकती है कि क्या किया जा सकता है जिससे स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर को सस्टेन करें। मेरे विचार से वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स है स्मॉल एंड मीडियम स्केल सेक्टर। ये 5000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000, उसमें एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता। जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उसकी अलग समस्याएं हैं, उनके बारे में चर्चा होके समाधान का प्रयास होना चाहिए। मेरे विचार से शायद जितना एफर्ट होना चाहिए वो एफर्ट नहीं हो रहा है। वंडरफुल सर। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट था। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। क्या टिप्स आप आज के युवाओं को देना चाहेंगे, चाहे वो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे उनके लाइफ साइकिल से रिलेटेड हो, चाहे जो IAS के लिए, IPS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड हो, करप्शन से रिलेटेड हो? क्या कुछ पॉइंट्स आप युवाओं को आज मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला पॉइंट मैं उनको बताना चाहूंगा कि एंजॉय एवरी मोमेंट। ओके, पास्ट निकल गया, नेताओं को हिस्ट्री खोदने दीजिए, परिवर्तित करने दीजिए। आप पास्ट में टाइम वेस्ट ना कीजिए, वो निबट गया। ओके, पास्ट की अगर कोई गलतियां हैं उनसे सीखिए, बियॉन्ड इट पास्ट में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। ओके, फ्यूचर का पता नहीं क्या होना है। ओके, तो जिसका पता नहीं उसके बारे में अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। आपका नियंत्रण आज इस मोमेंट पर है। ओके, इसका उपयोग कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। अगर आप प्रेजेंट को नहीं एंजॉय करेंगे तो फ्यूचर कभी नहीं बना सकते। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आप इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए कि आसपास दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे का आप पे प्रभाव क्या हो रहा है, क्योंकि आप दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते। आपको प्रयास करना है अपने को परिवर्तित करने में। ये गालिब के नाम से शेर चलता है, गालिब का तो नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी, आईना मलता रहा। तो आईना मलना बंद कर दीजिए, अपना चेहरा सुधारिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और टू दैट एक्सटेंट तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए। देश और समाज की चिंता ज्यादा करना बंद कर दीजिए। आप स्वयं एक अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। बड़े बड़े ठेकेदार देश के लिए लगे हुए हैं, बड़ा जोश है उन लोगों में। आप अपने लिए जोश लाइए, अपने आप को सुधारिए, अपने को अच्छा व्यक्ति बनाइए। आप अपनी खुदी को बुलंद कीजिए। मेरे बुक की लास्ट 2 लाइन्स हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी खुदी बुलंद कीजिए। वंडरफुल सर, इट वाज रियली प्लेजर टू होस्ट यू सर। मुझे लग रहा है जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा उनको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे, नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट, एक अपना माइंडसेट कैसे रखना चाहिए, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। सो ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट सर। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर।